हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 के लास्ट के क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये है अपनी एक्सरसाइज 11.3 और ये है क्वेश्चंस 12, 13, 14। ये तीन क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ना देखो क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे एंगल बताना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, फिर इधर भी वो बताना है एंगल, और साथ ही साथ पैरेलल की कंडीशन परपेंडिकुलर प्लेन है कि नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में ये भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस। एक ये पॉइंट दे रखा है और एक इधर प्लेन दे रखा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये जो थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले लिख ली है। पहले हम एक बार थ्योरी एक टाइप से रिवीजन कर लेते हैं उसका, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, और इनके बीच में एंगल है थीटा, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इन प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है P1 P2 की, वो कैसे मिलती है, आर वेक्टर डॉट N1 वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है ये, इक्वल टू D1। ये पहला प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन है आर वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इक्वल टू D2। तो यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो ये है N1 वेक्टर और N2 वेक्टर। हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, जब भी हमें एंगल निकालना हो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। उसमें N1 डॉट N2, इसके डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। वो कोस थीटा मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ डिवाइड में होगा। लेकिन जब इन प्लेन्स की इक्वेशंस कैसे दे रखी हो, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो, तो जैसे ये जो P1 प्लेन है ना, ये जो N1 वेक्टर है वो A1 आई केप, B1 जे केप, C1 के केप था। तो वो उसको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट ऐसा कर लिया है। फिर ऐसा दे रखा होगा A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, और यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। यहाँ पे D1 D2 का कोई काम नहीं है, वैसे यहाँ पर भी कोई काम नहीं था। यहाँ पर फिर किसका काम है, डायरेक्शन रेशियोज का। वो कहाँ मिलेंगे, एक्स वाई जेड के साथ में। या पहले वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A1 B1 C1, और दूसरे के A2 B2 C2, ठीक है। इन्हीं का यहाँ पे वो होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर N1 डॉट N2 था, यहाँ पे वो डॉट प्रोडक्ट हो चुका है। एक्स वाला एक्स वाले से मिल लेगा, मतलब A1 A2 वो यहाँ जाएगा, फिर प्लस B1 B2, फिर प्लस C1 C2, ठीक है। नीचे की तरफ क्या आएगा, इनका वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे N1 का मैग्नीट्यूड है ना, तो वैसे यहाँ पे A1 B1 C1 वाला जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा हो गया डॉट, ये फिर A2 B2 C2 वाले का ऐसे स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर सेफ्टी के लिए हमें अगर थीटा चाहिए एक्यूट एंगल, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो कोस थीटा का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर एक मॉडुलस भी लगा लेते हैं। यहाँ पर हम एक मॉडुलस साइन लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमें आगे देखने में मिलता है यहाँ पर कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स या फिर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेन्स के लिए क्या कंडीशन होती है, तो देखो मैंने इक्वेशन यही ली है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू D1, और यहाँ पर भी A2 B2 C2 है। तो अगर प्लेन्स पैरेलल है तो उनमें उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। कोई भी चीज़ पैरेलल हो, भले हमने 11th क्लास में वो देखी थी लाइंस, तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। ऐसे हमने 3D में भी लाइन पढ़ी थी अभी क्लास 12 के अंदर ही, तो उसमें भी अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज वो भी बराबर होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल, मतलब उनका रेशियो बराबर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्लेन्स प्लेन्स क्या है, पैरेलल होंगे, इस टाइप का डायग्राम बनेगा ऐसे। तो इस केस में इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनका जो रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, वो सब के सब बराबर होंगे, ठीक है। फिर आती है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो अगर ये प्लेन्स परपेंडिकुलर है, जैसे ये है ऐसे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इधर वाला नंबर क्या हो गया, जीरो हो गया। ये इसके नीचे वाला नंबर इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस ये कंडीशन बचती है कि ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो। तो जब भी हमें परपेंडिकुलर प्लेन्स की कोई कंडीशन या फिर प्रूव करना हो तो हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल लेंगे फटाफट, ठीक है दोस्तों। वो जीरो हो जाना चाहिए तो समझ जाएंगे कि परपेंडिकुलर प्लेन्स है। उसके बाद में अगला टॉपिक ये है जिसका अपना क्वेश्चन नंबर 14 इसी पर काम करेगा। वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। किस किस के बीच में, बिटवीन ए पॉइंट एंड ए प्लेन। पॉइंट है ये x1 y1 z1, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। और जो प्लेन है वो ये है, वो प्लेन ये वाला है। यहाँ ऐसा समझो, यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर दीवार है सामने, तो आपकी आंखों से लेके दीवार तक की जो डिस्टेंस है वो ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी d हो जाएगी। यही d डिस्टेंस निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। तो कैसे काम करता है ये फॉर्मूला, मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो जो प्लेन की इक्वेशन है ना, सबसे पहले उसमें जो RHS में है ना, RHS में d, उसको LHS में ले आना।
तो मतलब कुछ भी करो RHS में एक तरफ या तो LHS में RHS में एक तरफ जीरो बना लो, आप क्या बना लो, जीरो। तो वो डी को मैं इधर ले आऊँगा, उधर की तरफ जीरो हो जाएगा, इधर डी आके क्या हो जाएगा माइनस। अब जो प्लेन मिला है उसमें हम ये पॉइंट x1 y1 z1 डाल देंगे, है ना। तो देखो ax की जगह क्या हो जाएगा ax1, फिर by की जगह by1, cz की जगह cz1, x1 y1 z1 इस पॉइंट इसमें डाल दिया हमने। माइनस वो उधर से इधर आया था ना डी, वो इधर माइनस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब RHS में जीरो बना लिया हमने। फिर ये बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे जो एक्स ये जो प्लेन है ना उसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियोज, उनका यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ के अंडरूट ले लेंगे, वो नीचे की तरफ आ जाएगा अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यही इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस उसका फॉर्मूला ये दे रखा है। तो ये होगी आज के क्वेश्चंस की थ्योरी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड दी एंगल, एंगल पूछ लिया बिटवीन दी प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस, यहाँ पे ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, ये और ये दो प्लेन दे रखे हैं, तो इनके बीच में बस एंगल बताना है। तो देखो पहला वाला जो वेक्टर है उसमें आर वेक्टर के जो साथ आएगा ये हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर, ये क्या हो गया नॉर्मल वेक्टर हो गया, इस प्लेन जैसा भी इसका डायग्राम बनेगा उसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा n1 वेक्टर, पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया n2 वेक्टर। जब वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशंस इस टाइप से दे रखी हो, है ना, इस टाइप से, तब हम एंगल कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट ऊपर आएगा और नीचे की तरफ उनका मैग्नीट्यूड आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और नीचे की तरफ n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। और सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मॉडुलस, वो बाद में ले लेंगे। यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, n1 की जगह ये आ जाएगा 2ik प्लस 2j माइनस 3k डॉट, ये n2 की जगह आ जाएगा 3i माइनस 3j प्लस 5k डिवाइड में, यहाँ पर जो 5 और 3 है ना RHS वाले, उनका कोई काम नहीं है। नीचे की तरफ मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 इस 3 से, मतलब आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये भी 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 हो गया। फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो माइनस का 15 बन जाएगा। और नीचे की तरफ क्या आएगा, रूट ऑफ, इसको जोड़ लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 7 ये कितना हो गया, 17 हो गया, है ना। 8 और 7 हाँ 17, ठीक है, सॉरी 8 और 9 है ये, है ना। 8 और 9 कितना हो गया 17, रूट इसका क्या बन जाएगा 9 और 25 ये 34, 34 एंड फिर 9 अगेन, तो ये बन जाएगा 43, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ना अब देखो ये ऊपर की तरफ आंसर नेगेटिव आता लग रहा है, तो यहाँ पर अब उसकी मॉडुलस की ज़रूरत है। यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, इसका मॉडुलस लगा लेंगे, इसे ऐसे हो गया, इसका मॉडुलस लगा लिया ताकि हमें जो एंगल है ना वो एक्यूट एंगल मिल जाए, छोटा वाला एंगल। वैसे 2 एंगल होते हैं, वो बड़े वाले निकालने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे क्या हो गया, कोस थीटा इक्वल टू, ये कट गया, -15 का मॉडुलस लेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और नीचे की तरफ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम रफ के अंदर, कितना है 17 और 43 है ना, तो इन पे एक साथ रूट लग जाएगा, 17 3 जा 51 का 1 हो गया, फिर ये हासिल की 5, 17 4 जा 68 और 5 68 5 73 हो जाएगा। तो ये रूट इन दोनों पे एक साथ लग जाएगा, रूट 731 ये बन जाएगा, रूट 731। तो यहाँ से इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस उधर चला जाएगा, कोस इनवर्स 15 बाई रूट 731। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला इन दी फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। पहले ये पता करना है कि वो पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है। एंड इन केस दे आर नीदर, मतलब वो इनमें से अगर कोई नहीं है, देन फाइंड एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है, उसके बाद में हमें पता करना है कि उनके बीच में एंगल क्या है। मतलब हमें पहले एंगल निकालने वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, ये इस क्वेश्चन में सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये कंडीशंस भी अप्लाई करनी आनी चाहिए, पैरेलल वाली कंडीशन और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन। तो सबसे पहले हम पैरेलल चेक कर लेंगे, बाद में परपेंडिकुलर चेक कर लेंगे। अगर इनमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बड़ा वाला, ताकि फिर हमें वो जो भी एंगल है वो हमें पता चली जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। इसमें यहाँ पर ये प्लेन दे रखा है एक और ये दूसरा प्लेन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले हम वो लगाते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स, कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स।
तो कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स क्या होती है, हम यहाँ पे इनका रेशियो लेना है। एक्स वाली जो कोफिशिएंट है A1 A2 उनका रेशियो B1 B2 C1 C2 अगर बराबर है तो पैरेलल, नहीं है तो नॉट पैरेलल। तो देखो यहाँ पर एक्स वाला यहाँ पर क्या 7 और यहाँ क्या 3, तो आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। अगला यहाँ पे वाई वाला क्या है 5, इधर वाई वाला क्या है -1, ये -1 आ जाएगा। फिर इधर 6 और इधर जेड वाला क्या है -10, तो 6/-10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है 30 और 4 उसका कोई काम नहीं है ना, आप इसको देखने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा ये बराबर आएंगे क्या, ये इसके बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। और अच्छा ये भी इसके बराबर नहीं है, कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है। अच्छा अब क्या देखें, अब यहाँ पे बोला कि परपेंडिकुलर की कंडीशन भी लगा के देखो, अगर कुछ भी नहीं होता तब जाके एंगल पता करना। तो फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ये होती है A1 A2, मतलब जो x वाले हैं ना, x वाले इनको मल्टीप्लाई करना है, y वालों को मल्टीप्लाई, इस बार रेशियो नहीं लेना, पैरेलल में रेशियो लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पैरेलल वाले में हम डिवाइड करके देखते हैं और जब परपेंडिकुलर चेक करना होता है तब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो 7x 3x को, सॉरी x तो हटा दो, 7 और 3 का क्या हो जाएगा 21, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 और -1 को, तो -5 बन जाएगा। यहाँ पे 6z और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 आएगा। क्या ये 0 के बराबर होगा, देखते हैं 1 मिनट। अच्छा ये तो नहीं हो गया यार 0 के बराबर, सोल्व करोगे ना इसको, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 65 और ये 21, तो 21 - 65 ये कभी भी 0 नहीं आने वाला। ठीक है, कभी भी 0 ये नहीं आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, नॉट परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन्स ये नहीं होंगे। तो ये भी नहीं हुए। अब तो फिर हम वो फॉर्मूला लगा ही देते हैं। तो अब हम कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये A1 A2 B1 B2 ये सब। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, 7 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो वही बन जाएगा 21। 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5, फिर ये 6 जो है ना वो -10 से मल्टीप्लाई होगा तो -60 यहाँ पर। अच्छा नीचे की तरफ क्या आएगा, √ ये पहले वाले प्लेन में क्या है कि एक्स वाई जेड के साथ क्या है 7 5 और ये है कितना 6, 7 5 6, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बड़े बड़े नंबर बन गए। √ यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर -y है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका मॉडुलस ले ही लेते हैं क्योंकि देखो नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो ये क्या हो गया, वही 21 - 65, यार इसकी वैल्यू क्या आती है, इसको अलग से माइनस कर लेते हैं। 65 - 21 तो 4 बचेगा, और यहाँ पर भी 44 हो गया ये, लेकिन ये माइनस का 44 बचेगा, यहाँ पे मॉडुलस लगा ना तो हो जाएगा प्लस का 44। नीचे की तरफ क्या आएगा, तो यहाँ पे यार ये एक बड़ा सा नंबर है, इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 49 और 25 को, ये हो जाएगा 74, उसमें ये जुड़ जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये √110, फिर दूसरा वाला नंबर 9 और 1 10 और ये 100, तो ये भी हो जाएगा 110। ठीक है, ऐसा हो गया। ये दोनों सेम है, तो ऊपर की इधर तो है कोस थीटा, ऊपर की तरफ 44 और नीचे की तरफ कितना है 110 हो गया। यहाँ पे काटा पीटी करें तो अगर मैं इनको किससे काटूँ, 11 से काटूंगा, 11 से काटूंगा तो ये 10 और 11 से काटूंगा तो ये कितना बचेगा 4। अब मैं यहाँ पर 2 से कट कर लेता हूँ, तो 2 से काटूंगा तो 5, 2 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मिल गया कोस थीटा इक्वल टू 2/5, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 2/5 आ जाएगा। ठीक है, ये कोस इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये मिल गया हमें एंगल। तो ऐसा करना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन, इन ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये पार्ट ए था, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए। ऐसे किया, दोनों पहले कंडीशंस चेक भी की हमने, बाद में नहीं कुछ भी बना तो फिर एंगल पता भी किया, वो ये एंगल आया अजीब सा। तो अब देखते हैं पार्ट बी। तो देखो दोस्तों पार्ट बी ये है 2x + y + 3z - 2 = 0, एंड इसके अंदर दूसरा प्लेन ये है कि x - 2y + 5 = 0। यहाँ पर देखो z वाली चीज़ नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि a1 क्या है, ये 2 हो जाएगा, फिर मैं बोलूँ कि सॉरी b1 क्या है, वो y के साथ 1 हो जाएगा। मैं बोलूँ c1 क्या है, तो z के साथ वाला 3 हो जाएगा, ये a1 b1 c1 आ गए। यहाँ से बोलूँ कि a2 क्या है, तो यहाँ पे x के साथ 1 है। फिर मैं बोलूँ कि b2 क्या है, तो वो y के साथ वाला -2, वो -2 हो जाएगा।
और फिर C2 क्या है, तो C2 मतलब जेड के साथ वाला वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ नहीं होती ना तब उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमें ऐसे मिल गए। तो अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि पैरेलल है या नहीं। तो हम लगाते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, हम इनका रेशियो लेते हैं कि भाई A1 अपॉन A2 तो क्या बन जाएगा 2/1, B1 अपॉन B2 यहाँ पर ये क्या 1 और ये है -2, तो -1 अपॉन सॉरी ये तो प्लस का 1 है ना और ये -2 है। इधर ये क्या है 3 और वो 0, 3/0। तो क्या कभी ये बराबर आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नॉट पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स नहीं होंगे। अब लगाते हैं हम कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं A1 A2 ये निकालते हैं ना, 2 इंटू 1 बन जाएगा 2, फिर 1 इंटू -2 ये बन जाएगा -2, फिर 3 इंटू 0 ये बन जाएगा प्लस का 0 इक्वल टू 0 क्या आएगा। देखो परपेंडिकुलर प्लेन की कंडीशन में ये होता है RHS में 0 लिखते हैं और LHS में इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो जो RHS में 0 है ना वो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया है, और इधर मैंने वो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप देखो कि ये कट जाएगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इसका मतलब इस बार क्या हो जाएंगे, ये बन जाएंगे परपेंडिकुलर प्लेन्स। क्या बन जाएंगे ये परपेंडिकुलर प्लेन्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन्स वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हुआ अपना पार्ट बी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। इसमें दे रखा है 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन है। और ये दूसरा प्लेन है 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको ना पैरेलल प्लेन्स की जो वो मतलब पैरेलल प्लेन होंगे या नहीं होंगे वो आपको पहले से एहसास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ना यहाँ पे सिमिलरिटी सी दिखाई देगी। देखो है कि नहीं, यहाँ पे 2 2 4 है और ये वाला माइनस का है बीच वाला। वैसे यहाँ पर क्या 3 3, यहाँ पे 6 है, ये बीच वाला माइनस का है ना। तो ऐसे आपको सिमिलर ही दिखेंगे, ये प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स। ये क्या होती है, इस बार लिख देता हूँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती है। तो A1 B1 C1 ये ऊपर वाले ये यहाँ से आएंगे 2 -2 और 4, 2 -2 एंड 4। जो नीचे वाले A2 B2 C2 वो यहाँ से आएंगे 3 -3 एंड 6, नीचे की तरफ 3 -3 एंड यहाँ पे 6। क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो मैं इसको अगली स्टेप में सोल्व कर देता हूँ। तो देखो ये तो 2/3 का 2/3 माइनस माइनस कट जाएगा इनका, ये भी 2/3 और यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये ना, ऊपर 2 बचेगा, 2 से काट दो, ऊपर 2 बचेगा नीचे 3, ये सब बराबर है। तो ये पहले भी क्या था, एक्चुअल में बराबर ही थे, इनको हमने यहाँ पे बस सिंप्लीफाई किया था, बस इसकी ज़रूरत थी। तो देखो ये सेम आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, एप्लीकेबल है। इस बार ये पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन लग रही है, तो देयरफॉर इस बार जो अपने प्लेन्स है ये दोनों प्लेन्स वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे। और पैरेलल प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। तो ये हो गया अपना सी पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। देखो दोस्तों ये है डी पार्ट। यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही लगाएंगे ना, मतलब सबसे पहले लगाएंगे कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स। तो कंडीशन क्या होती है, वो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो A1 B1 C1 ये ऊपर वाले ना यहाँ से, वैसे भी देखो आपको यार यहाँ पे पता चल जाएगा, ये 2 -1 3 है और ये भी 2 -1 3 है, तो फटाफट ये बन ही जाएगा। देखो A1 B1 C1 ऊपर वाले क्या है, ये 2 यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से 3 आ जाएगा, और नीचे वाले A2 B2 C2 ये यहाँ से मिल जाएंगे हमें 2 -1 एंड 3। तो ऑब्वियसली सब क्या होंगे, ऑब्वियसली बराबर होंगे। देखो ये कट जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, ये भी कट जाएगा 1 मिल जाएगा, और ये भी कट जाएगा 1 मिल जाएगा, है ना, सबके सब बराबर है। इसका मतलब ये बराबर है और ये इनके लिए ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल प्लेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर दीज प्लेन्स आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। ये डी पार्ट हो गया। अब देखते हैं लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। तो देखो दोस्तों ये है ई पार्ट। यहाँ पर दे रखा प्लेन 4x 8y और ये z -8 इक्वल टू 0, यहाँ पे y प्लस जेड -4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कंडीशन फॉर पैरेलल प्लेन्स। तो इसमें क्या होगा, A1/A2 निकालूंगा। अच्छा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर x वाली चीज़ नहीं है, ये y वाली है z वाली है, y वाली है z वाली है, x वाली चीज़ इधर नहीं है, इस प्लेन में x वाली चीज़ नहीं है, जबकि यहाँ पर तो है। तो इसका x वाला क्या है 4, इसका x वाला क्या है कुछ नहीं है ना, इसका मतलब क्या है 0 है उसका कोएफिशिएंट। फिर इसका ये y वाला क्या है 8, और इसका y वाला क्या है 1 हो गया। इधर z वाला क्या है 1,
और इधर जेड वाला क्या है 1 कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये मेरे को बराबर आते हुए नहीं लग रहे, ऑब्वियसली बराबर होंगे भी नहीं। तो क्या हो जाएगा नॉट पैरेलल, ये पैरेलल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो पैरेलल प्लेन्स ये नहीं होंगे। अब हम अगली कंडीशन लगा के देख लेते हैं फिर, कंडीशन 4 परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या करते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 A2 ये सब क्या है, A1 A2 मतलब इधर x वाला वो मल्टीप्लाई करना हमें, है ना। इस बार इनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं करना। तो 4 इंटू इधर x वाला क्या है 0 है, तो 4 इंटू 0, फिर प्लस B1 B2 इधर y वाला इधर y वाला, ये क्या है 8 और इधर क्या है 1, तो 8 इंटू 1, फिर प्लस C1 C2 मतलब इधर जेड वाला 1 है इधर जेड वाला 1 है, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या ये आएगा, अभी तो मैं बराबर लेके चल रहा हूँ, बाद में काट देंगे अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर 4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, तो ये तो 0 नहीं आएगा, ये तो 9 बन जाएगा और ये 0 है ना, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस पर क्या हो जाएंगे नॉट परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है। तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो अब देखो पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करेंगे, वो इनका जो भी फॉर्मूला होगा वो लगा ही देंगे यहाँ पर ना, कोस थीटा वाला फॉर्मूला। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखो ये बड़ा सा फॉर्मूला होता है ना, ये कहाँ गया, हाँ यार A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो ऊपर आ गया, और नीचे अंडर रूट में इन सब का स्क्वायर कर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर की तरफ जैसे x वाला मल्टीप्लाई होगा, y वाला होगा, z वाला होगा, ये जो था ना, ये हमने परपेंडिकुलर में चेक किया था, यही ऊपर की तरफ आएगा। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 1, ये A1 A2 है, ये B1 B2 है, ये C1 C2 है, तो 0 प्लस 8 प्लस 1। नीचे की तरफ अंडर रूट में क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मतलब इसके जो कोएफिशिएंट्स है ना इन सब का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे जेड के साथ 1 है तो उसका 1 बन जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ इधर यहाँ पर x का क्या है, x का तो 0 है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, y का 1 है और z का भी 1 है, तो 1 प्लस 1 उनका स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा, इक्वल टू, अब देखो कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये 8 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा 9, और नीचे की तरफ देखें कि ये 64 और 16 ये कितना हो जाएगा 80, मतलब 80, 80 और 1 81 मतलब 81 बन गया, रूट 81 अंडर रूट, इधर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा ये। अब देखो ये रूट 81 ये भी 9 होता है और ऊपर की तरफ 9 है, तो ये 9 इस रूट 81 को काट देगा पूरा, तो बस ये बच गया 1/√2। देखो कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि कोस 45 ही तो होता है ना यार 1/√2। तो ऐसा बन गया। तो आपका क्वेश्चन समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे करना है, कंडीशंस याद होगी और फॉर्मूला में याद होगा ना तो कर ले जाएंगे, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं 14। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर बोला इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट दे रखा है, ये पार्ट, इसके भी 4 पार्ट है। पार्ट ए के अंदर ये पॉइंट दे रखा है हमें 0 0 0 और ये हमें एक प्लेन दे रखा है, ठीक है। तो वैसे इसका फॉर्मूला होता क्या है, देखो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर x1 y1 और z1, और एक प्लेन है अपने सामने ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो सबसे पहले वो उधर वाला जो d है उसको हम LHS में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल टू 0। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, इस पॉइंट को उठा के इसमें डाल दो, RHS में 0 बना लेना, लेकिन पहले ना एक तरफ 0 होना चाहिए। ये पॉइंट उठा के इसमें डाल देंगे तो क्या जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड1 माइनस डी। एक्स वाई जेड की जगह x1 y1 z1 आ जाएगा, जो d है वो तो अकेला आ जाएगा अकेला। फिर नीचे की तरफ रूट, यहाँ पे जो x y z के कोएफिशिएंट है ना a b c, उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो आप इसको डायग्राम से ऐसा भी समझ सकते हो, ये पॉइंट है और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला ये होता है। तो अभी अपने पास में डेटा वगैरह सब कुछ है तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। देखो ये 0 0 0 उठाकर हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा एक मिनट पहले प्लेन को थोड़ा सही तो करो। इस प्लेन का जो 3 है ना वो इधर की तरफ लाऊंगा, तो अपना प्लेन मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसी को लिख रहा हूँ मैं दोबारा, 3x माइनस 4y और ये प्लस का 12z, ये जो 3 है ना वो LHS में आ जाएगा -3 बराबर 0। तो ये प्लेन, इसकी इक्वेशन को मैं काम में लूँगा। उस इक्वेशन में RHS में 3 था ना, 0 नहीं था, उसको मैंने LHS में ले आया। अब काम में ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये 0 0 उठाकर मैं इसमें डाल दूंगा अब। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 0 बन जाएगा, -4 इंटू 0 -0, +12 इंटू 0 +0 हो गया, -3 तो है -3 डिवाइड में अंडर रूट। नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 12 है, तो 3 का स्क्वायर है ना, नीचे स्क्वायर 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 रहता है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -4 का जो स्क्वायर होगा वो प्लस का 4 मतलब प्लस का 16 बन जाएगा, 16 प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ये बन गया। तो d इक्वल टू देखो क्या बन जाएगा, ऊपर है -3, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 और 16 160 हो गया, 160 और 9 169 मतलब 169 हो गया, ये 169 इसका क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या बन जाएगी, -3 का मॉडुलस तो 3 हो जाएगा, 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, तो ये बन जाएगी इस पे डिस्टेंस, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो दोस्तों ये है बी पार्ट, यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर ये एक प्लेन दे रखा है। इस बार प्लेन में RHS में 0 है तो उसकी कोई टेंशन लेनी बात नहीं है ना। RHS में अगर D होता तो उसको हम LHS में ले आते, यहाँ तो पहले से ही कुछ नहीं RHS में, तो ये ठीक है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ, D बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उठाकर इसमें डाल देंगे, तो ये 3 उठाकर मैं डालूंगा यहाँ पे x वाली जगह, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। ये -2 उठाकर डालूंगा मैं इस y वाली जगह, यहाँ पे ज़्यादा आगे चला गया, यहाँ पे डाल दूंगा, तो माइनस देखो y की जगह -2 और एक -y वाला माइनस पहले से, तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। ये 1 उठाकर मैं डाल दूंगा अब यहाँ पर z वाली जगह, तो 2z क्या बन जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 1 डालूंगा ना मैं तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे इस बार +3 ये भी आएगा। एक मिनट 1 उठाकर मैं यहाँ डालूंगा तो ये 2z है ना, तो 2 इंटू 1 ये भी 2 बन जाएगा। अब ठीक है, नीचे की तरफ क्या आएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर x y z के जो कोफिशिएंट है ना उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं हम। नीचे x, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो उसका 4 बन जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर। यहाँ पे है -1 तो उसका स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 1 बन जाएगा। फिर दे रखा है यहाँ पर 2z, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 बन जाएगा, ये हो गया। तो कितनी हो जाएगी देखो 6 + 2, ये तो 4 हो गया, 4 + 6 10 + 3 13 ऊपर आ गया, और नीचे की तरफ अंडर रूट। अब मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, आंसर अब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 4 + 1 + 4 ये 8 और एक 9 हो जाएगा, तो ऊपर 13 और नीचे 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 हो जाएगा, ये हो जाएगी डिस्टेंस, है ना, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे C और D भी लिख लेता हूँ, उनको भी कर लेते हैं फटाफट। देखो दोस्तों ये है C पार्ट, पॉइंट दे रखा है 2, 3, -5 और प्लेन ये दे रखा है x + 2y - 2z = 9। देखो ये 9 RHS में ना, उसको हमें LHS में ला के रखना पड़ेगा पहले, तो क्या बन जाएगा x + 2y - 2z, ये 9 इधर आ जाएगा तो -9 = 0। ये हो गया अपना प्लेन। अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला प्लेन और ये वाला पॉइंट लेके, तो d = क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना, 2 उठाकर यहाँ पे डालूंगा x की जगह, तो क्या मिल जाएगा 2 ही मिल जाएगा। ये 3 उठाकर मैं डालूंगा y की जगह, y कोऑर्डिनेट y की जगह, तो 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 3 बन जाएगा 6 हो गया। ये -5 उठाकर मैं डालूंगा z की जगह, तो यहाँ पे -2z है, तो -2 तो अपनी जगह, z की जगह -5, तो -2 इंटू -5 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब वो -9 है वो तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ये वैल्यू डाल के हमने निकाले हैं, और वो तो -9 एज इट इज आ गया, डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या आएगा, इनका स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और इनका अंडर रूट। अब देखो ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर इनको सोल्व करें तो ये कितना मिल रहा है, यहाँ पर 2 + 6 ये कितना हो गया 8 और ये 18 हो गया, ठीक है। 18 - 9 ऊपर 9 हो गया, नीचे की तरफ ये अंडर रूट ऑफ 9 है, √9 हो गया, ऊपर 9 और नीचे √9 कितना हो गया 3 हो गया। ये इसको काटेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। इस बार डिस्टेंस कितनी आ गई 3 आ गई। ये बन गया C पार्ट। अब देखते हैं D पार्ट। तो देखो यार यहाँ पर पॉइंट ये दे रखा है हमें, प्लेन ये दे रखा है, RHS में क्या है 0, ये तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो डायरेक्ट ये इसमें डाल देंगे, D क्या बन जाएगा, -6 उठाकर मैं यहाँ डालूंगा तो 2 इंटू -6 ये हो गया -12, 0 0 डालूंगा तो ये भी 0 ये भी 0, कोई मतलब नहीं है, -0 या फिर +0 कुछ भी लिख लो। फिर क्या है ये -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। नीचे की तरफ अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर -3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे -2 और -12 14 हो जाएगा, माइनस का 14, क्योंकि मॉडुलस तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और ये टोटल 36 और 4 40 और 9 49, तो 49 हो गया। तो ऊपर मॉडुलस है तो
14 बन जाएगा और नीचे की तरफ क्या है रूट 49 है ना, तो उसका अंडर रूट 7 हो जाएगा, 7 इसको काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। डिस्टेंस कितनी आ गई 2। तो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करो, मजे करो फिर, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।